हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नए सेशन पे को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि पिछले प्रीवियस साइंस के क्लास में हमने ठीक है ना आपसे बात किया था कि हिस्ट्री का भी क्लास ठीक है ना आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए हिस्ट्री का क्लास ठीक है ना आज से आप लोगों के लिए प्रारंभ हमने कर दिया है। चूँकि समय का थोड़ा सा दिक्कत होता है, समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चूँकि एक वीडियो के पीछे समझिए आधा घंटा 1 घंटा अगर वीडियो है तो उसके पीछे कई घंटों का मेहनत होता है, तो थोड़ा-सा समय लग जाता है। और चलिए तो हम इतिहास को प्रारंभ करते हैं, तो शुरुआत से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? मेरा तो एक मन था कि मॉडर्न से स्टार्ट करें, लेकिन चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिलसिलेवार से ढंग से पढ़ेंगे, यानी पहले एंशिएंट को ख़त्म करेंगे, एंशिएंट के बाद मेडिएवल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न को ख़त्म करेंगे, ठीक है? चूँकि देखिए किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो उसका सिलेबस होता है, तो अधिकतर आपका हिस्ट्री से जो क्वेश्चन होता है, यानी अगर जीके जीएस का अगर सिलेबस है तो अधिकतर क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से ही आता है, ठीक है? आप अधिकतर में तो देखिएगा डिपेंड करता है किस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए डिफेंस वाला एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, तो ये सब में क्या होता है कि जीएस का ठीक है ना जो वैल्यू होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है? बाकी तो अदर में जैसे कि उसमें मैथ, रीजनिंग भी शामिल हो जाती हैं। लेकिन जीएस आपको ठीक है ना अगर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपको पढ़ना ही होगा। और जिस तरह का आज जो दौर चल रहा है, यानी कि आज जितना बेरोज़गारी है और जितना आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है और उसके अनुसार हार्ड होता जा रहा है पूछने का तरीका प्रश्न का। हालाँकि देखिए सिलेबस वही है, सिलेबस का दायरा फिक्स है, बशर्ते है कि अब उसमें थोड़ा-सा गहराई में जाके आपको पूछ रहा है, डीपली जाके पूछ रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग का तैयारी भी उसी अनुसार होना चाहिए कि हम क्या हो कि डीपली तैयारी करें, समझ में आ रहा है? यानी कि देखिए एक बार आपको समय तो देना ही देना होगा, समझ में आ रहा है? यानी एक बार आपको समय देके किसी भी जीएस को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आप रिवीजन के तौर पे शॉर्ट में उसको ठीक है ना जल्दी-जल्दी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार आपको समय देना होगा और डीपली पढ़ना ही होगा। आने वाले समय में और ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आपका ठीक है ना डीपली पूछा जाए। लेकिन देखिए सिलेबस वही है, बस इतना है कि उसी के अंदर से और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी अनुसार अब हम लोग को तैयारी भी करना होगा, ठीक है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत को, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। चलिए समय एक बार देख दे रहे हैं आपके लिए। देखिए यानी कि हम लोग पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले इतिहास के संदर्भ में कुछ बातें हैं, ठीक है ना, उसको देख लेंगे। और इस एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस क्या है उसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है, ठीक है ना, पाषाण काल। सिलेबस चलिए एक बार आपको लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ना है पाषाण काल। चलिए नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहले दिख रहा होगा, पहले आपका दिख रहा है पाषाण काल, ठीक है ना। उसके बाद ताम्र पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद दिख रहा होगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। उसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता, ठीक है। उसके बाद मगध का उत्थान, उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ठीक है। उसके बाद आपका है विदेशी आक्रमण, फिर है आपका मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्योत्तर काल का उदय, गुप्त काल और वर्धन वंश, ठीक है ना। यानी लास्ट आपका वर्धन वंश पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जैसे कि देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा देखिए इसके बारे में समझिए कि हम लोग पाषाण काल में, ठीक है ना, शुरुआती दौर में पढ़ेंगे कि पाषाण काल में मानव का जो जीवन था, ठीक है ना, वो किस पे आधारित था। तो वहाँ पे देखिए चूंकि पाषाण काल से ही समझ में आता है कि पाषाण काल यानी कि ऐसा एज चला होगा, एक ऐसा सदी चला होगा, एक ऐसा काल चला होगा जिसमें अधिक रूप में मानव ने पत्थरों का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते उसके बाद ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फिर नेक्स्ट लेवल टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे
चूंकि उसमें देखें कि ये अगर देखा जाए सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता से मानव की जो सभ्यता था उसके बारे में काफ़ी अध्ययन करने में स्रोत होता है प्राचीन इतिहास लिखने में सहायता मिलती है। उसके बाद वैदिक, यानी कि उसके बाद देखिए वैदिक पीरियड आता है, यानी कि इसमें वेद की महानता हो जाता है। इसमें बहुत सारे वेद ग्रंथ ये सब लिखे जाते हैं। समाज जो चलता है वो वेद के हिसाब से चलने लगता है। जैसे कि आज मान लीजिए संविधान हमारा देश में है तो संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें वेद के हिसाब से चलने लगता है। फिर उसके बाद देखिएगा कि मगध का उत्थान, तो मगध का उत्थान कैसे होता है, ठीक है ना। उसमें देखिएगा कि 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में अगर सबसे कोई शक्तिशाली था तो मगध था। और मगध का शक्तिशाली होने का कारण था कि मगध आपका, ठीक है ना, भौगोलिक रूप से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था। जैसे कि मान लीजिए कि इधर गंगा का मैदान, उत्तर में ये सब राजगीर वगैरह ये सब, ठीक है ना, पर्वत पहाड़, ये सबसे क्या था, प्रोटेक्ट था। प्लस यहाँ मगध का उत्थान होने का, मगध का स्ट्रांग होने का कारण ये भी है कि यहाँ भी जो भी शासक हुए हैं, ठीक है ना, एक तरह से कह सकते हैं शक्तिशाली शासकों का प्रभाव था इस पे, ठीक है। जैसे आपको शुरुआत में ही देखिएगा बिंबिसार, ठीक है ना, फिर आपका आता है मान लीजिए बिंदुसार, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, यही सब, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार, ठीक है ना। फिर आप देख लीजिए सम्राट अशोक, तो ये सब क्या है, मगध का उत्थान का कारण है। उसके बाद मगध के उत्थान के दौरान ही, ठीक है ना, उसी में हम देखेंगे कि बिंबिसार के समय ही, ठीक है ना, उसके ही समकालीन बौद्ध धर्म आते हैं, यानी भगवान बुद्ध आते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का विस्तार, ठीक है ना, यानी मौर्य साम्राज्य का किस तरह से विस्तार हुआ, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से चाणक्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को पराजित करता है और एक अखंड भारत का निर्माण करता है, ठीक है। और जिसमें धनानंद को पराजित होता है, नंद वंश की समाप्ति होती है और मौर्य वंश का स्थापना होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे कि मौर्य काल में, यानी कि मौर्य काल के बाद, यानी है उसी टाइम पीरियड, लेकिन जब मौर्य काल का पतन प्रारंभ होने लगता है, योग्य शासकों का दौर खत्म होता है, अयोग्य शासकों का दौर आता है। तो यानी उसमें हम देखेंगे कि फिर कौन कौन से शासक आते हैं मौर्योत्तर काल में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गुप्त काल, तो उसमें देखेंगे, ठीक है ना, कि गुप्त काल की स्थापना जैसे कि मान लीजिए श्रीगुप्त ने किया। उसमें जैसे कि आते हैं शासक, सबसे पराक्रमी और सबसे महानतम शासक अगर कोई गुप्त काल में आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जो इसको सबसे अधिक विक्रमादित्य की, ठीक है, से जाना जाता है। उसमें ये पढ़ेंगे। फिर आता है वर्धन वंश, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका लगभग एक सिलेबस है एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए हम लोग, ये तो हो गया सिलेबस, ठीक है। अब बात आता है कि इतिहास, तो डायरेक्ट हम लोग, ठीक है ना, टॉपिक पे ऐसा नहीं कि आ जाएंगे पाषाण काल, ठीक है ना, चूंकि अभी देखिए आज थोड़ा सा पढ़ने के तरीके को हम लोग को बदलना होगा, ठीक है। एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट दोनों को तरीका ये होगा कि देखिए किसी भी एग्जाम में आजकल क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पर ही है, तो कोई टीचर सोचता है कि कम से कम समय में क्या हो ना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको दे दें, समझ में आ रहा है। और आजकल स्टूडेंट भी इसी चक्कर में रहता है कि चलो कौन सा वीडियो खोलते हैं और उसमें देखेगा अरे इसका तो 1 घंटा का वीडियो है, ठीक है ना, तो उसको स्किप करेगा। वो खोजेगा कि 15 मिनट वाला और आधा घंटा वाला कहाँ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ फैक्ट्स मिलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे क्या होगा, एक चार्ट आया, टीचर लोग आएंगे, बस 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 बोल दिया, तो ये क्या है, फैक्ट है, समझ में आ रहा है, ये क्या फैक्ट है। आज आप मान लीजिए कि फैक्ट के आधार पे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्ट आपके माइंड में अधिक समय तक नहीं रह सकता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको फैक्ट के साथ, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तभी आपके पास, ठीक है ना, फैक्ट्स भी रहेंगे, माइंड में भी रहेंगे, आ रहा है समझ में। लेकिन चलिए आजकल जो दिखता है वही बिकता है। कुछ लोग टीचर मजबूर हो जाते हैं कि सर सिंह ना ये ट्रिक देता है, ये वो। देखिए बाबू ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है। हाँ ट्रिक, ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं है, लेकिन नहीं याद करना चाहिए, करिए, लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट यानी बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, समझ में रहा है। तो अगर उसमें थोड़ा सा समय अगर लग रहा है तो क्या कीजिएगा, समय दीजिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इस पे समय अगर इस पे नहीं दीजिएगा तो फिर आप किस चीज़ पे समय दीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर समय लग रहा है पढ़ने में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हड़बड़ी नहीं है तो तब तो बात अलग है। क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में आजकल स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और लगभग इंटर से ही, ठीक है ना, इस तैयारी में लग जाते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं इतिहास के बारे में कुछ, उसके बाद, ठीक है ना, हम लोग चैप्टर वाइज जो सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाए थे एक बार फिर से देख लीजिए, फिर इस पे हम लोग, ठीक है ना, हर एक चैप्टर वाइज करेंगे और पूरी तरह से एंशिएंट को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सवाल ये आता है कि आखिर इतिहास का डिफिनेशन क्या है, इतिहास कहते किसको है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए एक देखा जाए तो 8 क्लास 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़े एक सामान्य सा, ठीक है ना, एग्जाम्पल उदाहरण कि इतिहास होता क्या है। तो देखिए
इतिहास क्या होता है, तो इति जोड़ हास, ठीक है ना, इति प्लस हास, ठीक है ना, मतलब इससे मिलके क्या बनता है, इतिहास। क्या बना, इतिहास। देखिए ये नॉर्मल सा है, ठीक है ना। इति मतलब होता है प्राचीन या पहले बीते गए घटनाएं, प्राचीन या पूर्व में बीती घटनाएं, पूर्व में घटी घटनाएं, घटी घटनाएं। और हास मतलब होता है कहानी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सबसे साधारण सा एग्जाम्पल है कि जब हम पूर्व में घटी घटनाओं का, ठीक है ना, अध्ययन करते हैं या कहानी के तौर पे या कुछ भी, तो वो एक इतिहास का ही प्रकार है, वो एक इतिहास का ही स्वरूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए कि लेकिन उसको हम परफेक्ट यानी कि वास्तविक इतिहास नहीं कह सकते हैं। देखिए इतिहास होने के लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि उसको लिखा कैसे जाए, लिखा हुआ किस तरीके से, ठीक है ना, तब उसको हम सही रूप में एक तरह से ऑथेंटिक कहने का मतलब प्रमाणित इतिहास मान सकते हैं। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे बड़ी इतिहास तो देखिए मानव की अतीत की कहानी है। इतिहास एक तरह से क्या है कि मानव से जुड़ा हुआ जो अतीत है उसका कहानी है, और इसमें क्या है कि लिखित रूप में उपलब्ध होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी इतिहास है जो कैसा होना चाहिए, लिखित रूप में। यानी कि इसमें देखिए कि ये मानव की अतीत का कहानी है, मानव के अतीत का कहानी, ठीक है ना। और ये जो कहानी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो हमको वो सुनाए वो सुनाए वो सुना, फिर ये इतिहास नहीं है तो किस्सा कहानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये लिखित रूप में होना चाहिए, यानी जो ये कैसा होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लिखित रूप में भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि जहां मन तहां से उठा के कुछ भी लिख दिया। ये जो घटनाक्रम है उसमें डेट भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी तिथि क्रम होना चाहिए कि चलिए ये घटना के बाद ये घटना के बाद ये घटना के बाद, ठीक है ना। यानी उसमें तिथि भी होना चाहिए, तिथि क्रम भी होना चाहिए, ठीक है। यानी तिथि क्रम भी होना चाहिए, तिथि क्रम में व्यवस्थित हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे तिथि क्रम में व्यवस्थित होने का मतलब है कि हम लोग एक समय के बाद दूसरे समय के बारे में पढ़ते जाएंगे और उसमें उस समय का, ठीक है ना, कालखंड यानी उसमें उसका तिथि मेंशन हो, दिया हुआ हो, तो वो एक ऑथेंटिक इतिहास बन के आएगा, ठीक है ना। तो इतिहास का ये डिफिनेशन हुआ, ठीक है ना। आज हालांकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, इसके इतिहास के बारे में, ठीक है ना, अपना व्यक्तित्व अपना विचार को रखते हैं, ठीक है। अब बात कुछ आता है कि देखिए बात ये आएगा कि इतिहास क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा कि इतिहास क्या है, तो इसके बारे इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतिहास क्या है, तो देखिए कि इतिहासकारों ने, ठीक है ना, इतिहास के की अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है ना। यानी देखिए सब इतिहासकार का इतिहास के बारे में अलग अलग परिभाषा है, ठीक है ना। परंतु इतिहासकार एक सामान्य परिभाषा पर विचार करते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि अतीत के समस्त पक्षों पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अतीत के समक्ष पक्षों पर अध्ययन किया जाता है, अतीत के समक्ष, समक्ष मतलब कि सभी, ऑल पक्ष पर अध्ययन किया जाता है। अब बात है कि कौन कौन पक्ष होना चाहिए जैसे अध्ययन में। देखिए जैसे कि अध्ययन में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सामाजिक पक्ष, ठीक है ना। क्या क्या आएगा चलिए एक बार देख लीजिए। सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कुछ पक्ष हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पहलुओं पे हम लोग इतिहास को देखेंगे। समझ में आ रहा है। यानी इतिहास को तिथि क्रम में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर जिस समय के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे वहां का सामाजिक व्यवस्था कैसा है, वहां का समाज किस तरह से है, वहां का आर्थिक व्यवस्था किस तरह से है, वहां पे राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, धार्मिक, ठीक है ना, व्यवस्था कैसा है, कौन कौन सा धर्म है, धर्म है तो उसकी प्रधानता क्या है, धर्म में किस तरह से बदलाव हो रहा है, वहां का संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। तो ये सब अगर हम लोग विभिन्न पक्षों को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम इतिहास को पूर्णतः पढ़ रहे हैं। और लगभग देखा जाए तो इतिहास यही है, इतिहास यही है, ठीक है।
अब देखिए कुछ इतिहासकारों का परिभाषा इस प्रकार अलग अलग होता है। यहाँ वैज्ञानिक अध्ययन के तात्पर्य से जिस इतिहास की जानकारी प्रमाणित स्रोत पर आधारित होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इतिहास ये इतना है, तो आखिर देखिए ये सब आया कहाँ से, यानी इस पे कुछ ना कुछ प्रमाण होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ प्रमाणों पे, यानी कि मान लीजिए कि किसी कालखंड का हम सामाजिक इतिहास पढ़ रहे हैं, समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आखिर कहाँ से पढ़ेंगे? तो देखिए इसमें कुछ आपका, ठीक है, कुछ स्रोत होता है, जैसे आपका हुआ पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है ना, उसको आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, विवरण आ रहा है समझ में? तो ये होता है, ठीक है ना। चलिए देख ही लेते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है, कि आपका इतिहास जानने का स्रोत। चलिए तो एक बार देखिए हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। सोर्स ऑफ, ठीक है ना, एंशियंट हिस्ट्री, यानी इसको कह सकते हैं सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। चलिए इसको देख ही लेते हैं साथ ही में। सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि देखिए ये सब अगर देखेंगे तो इसका स्रोत कहाँ से होगा, इसके बारे में कहाँ से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें अभी जस्ट हम लोग ने बात किया, ठीक है ना, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं तो इसमें देखिएगा आएगा आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत, जिसको बोलेंगे, ठीक है ना, इसको बोलेंगे साहित्यिक स्रोत। और एक है आपका, ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना, इंग्लिश बोलने में मिस्टेक कर गए, ठीक है ना, होता है कभी कभी बोलने में। समझ में आ रहा? अब देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि आखिर पुरातात्विक स्रोत कहते किसको है। समझ में आ रहा है कि देखिए पुरातात्विक स्रोत कहते किसको है, तो एक मिनट इस पर ध्यान दीजिए कि हम लोग शायद जो लोग 12th बैकग्राउंड से आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, तो इतिहास के पहले चैप्टर में जब सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज होगा, ठीक है ना, कि आपका पुरातात्व किसको कहते हैं। तो देखिए भूमि के अंदर से, ठीक है ना, खुदाई के माध्यम से जो भी सामग्री, ठीक है, मिलता है, जिससे इतिहास लिखने में या इतिहास को जानने में सहायक होता है, वैसे वस्तु को बोलते हैं पुरातात्व। समझ में, यानी पुराना तत्व जो बहुत पुराना हो। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए बहुत सारे मनके पाए गए, ठीक है ना, और आपका मूर्ति पाई गई, ये सब क्या है? पुरातात्व है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें आएगा आपको पुरातात्व में, ठीक है, पुरातात्व में आपको क्या क्या आएगा,
या इसको कह सकते हैं पांडुलिपि। जैसे पुरातत्व में आपको आ जाएगा मुद्रा आ सकता है, यानी कि कॉइन्स, सिक्के, ठीक है। भवन अवशेष आ सकते हैं, भवन अवशेष। भवन अवशेष कहने का मतलब है कि अगर कोई भवन, कोई घर अगर दब चुका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखे होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हो गया। बिल्डिंग अगर हो गया, फिर मूर्ति हो गया, अगर कोई मूर्ति मिल रहा है, मूर्ति, स्टैच्यू, ठीक है, या चित्रकला, ठीक है ना, यानी कि चित्रकला, या आप कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई चित्र आकृति, कोई चित्र मिल रहा है। उसके बाद है कि मृदभांड भी पुरातत्व के स्रोत के अंतर्गत ही आता है। मृदभांड कहने का मतलब है कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन से पता चलेगा कि, ठीक है ना, वहाँ के समाज की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, समझ में आ रहा है कि नहीं, रहन सहन कैसा था। तो ये कुछ थे जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, समझ में आ रहा है। बाकी हम लोग एक एक करके, ठीक है ना, सिक्का, ये सब अभिलेख को भी देखेंगे। उसके बाद आता है कि आपका साहित्यिक स्रोत में आपका अभिलेख वगैरह आ जाएंगे, अभिलेख, ठीक है। अभिलेख जो देखिए क्या होता है कि अभिलेख जो खुद से, ठीक है ना, लिखा जाता है, वो अभिलेख होता है। अगर पत्थर पे लिखा गया तो शिलालेख है, स्तंभ पे लिखा गया तो, ठीक ना, स्तंभ लेख है, पांडु पे लिखा गया तो पांडुलेख है, समझ में आ रहा है। ताम्र पत्र पे अगर लिखा गया तो ताम्र पत्र अभिलेख है, ठीक है। तो इनके माध्यम से भी आपका, ठीक है ना, अध्ययन इतिहास का होता है। अब इसमें भी देखिएगा कि इसमें भी एक होता है देशज, एक होता है विदेशज, ठीक है ना, यानी विदेशज में वही हो जाएगा, ठीक है ना, आपका हो जाएगा विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें देखिएगा साहित्यिक में एक हुआ आपका धार्मिक, इसको और हम बांट सकते हैं, ठीक है ना, धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक है कि नहीं। अब देखिए कि धार्मिक में आपका आ जाएगा कि धर्म से रिलेटेड कोई साहित्य है जिससे हमको इतिहास को जानने में, ठीक है ना, सहायता हो, जैसे ब्राह्मण साहित्य, ठीक है ना, यानी कि ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण साहित्य कह सकते हैं इसमें। फिर इसमें आ जाएगा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, आपका आ जाएगा जैन साहित्य, ठीक है। तो ये सब आएंगे आपका क्या, धार्मिक, धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ रहा है समझ में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विदेशी यात्रियों के विवरण में, तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनान के, चीन के और अरब के, मुख्य रूप से अरबी, यानी इसमें इसको भी बांट सकते हैं विदेशी यात्रियों में, यूनान के, आपका यूनान का, उसका देख लिए चीन का, और आपका अरबी, अरबी यानी कि अरब के। यूनान के कौन कौन है, तो इसमें देखिए, तो यूनान के आपको हो जाएंगे, ठीक है ना, जैसे सिकंदर, आपका इसमें सिकंदर मानने की आधार मान के चलेंगे, यानी कि ऐसे होगा यूनान के कि कुछ होंगे जो यूनान यानी सिकंदर से पहले आएंगे, इसको बोलेंगे सिकंदर पूर्व, सिकंदर पूर्व। कुछ होंगे सिकंदर के समय ही आएंगे, कुछ होंगे जो सिकंदर के समय यानी सिकंदर समकालीन, सिकंदर कालीन, सिकंदर, चलिए यहाँ पे 1 2, सिकंदर कालीन, ठीक है। एक होगा सिकंदर के बाद, सिकंदर पूर्व, ये हुआ एक सिकंदर के बाद भी तो आएगा, यानी कि आपका कह सकते हैं सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद, ठीक है। चीन में देखिए चीन के कौन कौन आए थे, तो चीन के आपको आया है, ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं कि आया है आपका क्या क्या, फाहियान आया है, वेनसांग आया है, इसिंग आया है, ठीक है ना, फाहियान, फाहियान, ठीक है ना, क्या आया है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, फाहियान,
फाहियान के बाद, ठीक है ना, आपका आया है वेनसांग इत्सिंग, वेनसांग इत्सिंग, ठीक है ना, वेनसांग इत्सिंग, यही सब आया है। और आया है जैसे कि दलाई लामा, ये सब आया, ठीक है, दलाई लामा, तारानाथ, दलाई क्या था जी, दलाई लामा, हाँ दलाई लामा, तारानाथ भी आया था। अरबी में देखिए कि कौन अरबी आया था, जैसे कि मान लीजिए सबसे फेमस अल बरूनी, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ सोर्स हैं इतिहास जानने का, समझ में आ रहा है, ये कुछ सोर्स हैं क्या, इतिहास जानने का। चलिए देखिए, अब हम लोग देख लिए, ठीक है ना, इतिहास क्या था। अब इतिहास का लेखन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि इतिहास का लेखन, ठीक है। चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं, इसको देखिए, अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, लेके इसको अभी ये वाला हिस्सा आपको इधर से मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ और, ठीक है ना, विदेशी जो यात्री था उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतिहासकार, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए। चलिए तो इसको साफ कर दे रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि इतिहास का लेखन के बारे में, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, यानी पहला प्रश्न हमारा हो गया कि इतिहास क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहला प्रश्न हम लोग का हो गया कि इतिहास क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे कि इतिहास लेखन, ठीक है, इतिहास का लेखन। तो देखिए इतिहास लेखन की अगर बात की जाए तो संसार में सबसे पहले अगर देखा जाए कि लेखन पहली बार, ठीक है ना, अगर कोई प्रारंभ किया था तो वो व्यक्ति था हेरोडोटस, ठीक है ना। यानी हेरोडोटस ने लेखन कला यानी कि प्रारंभ किया, यानी इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास, यानी कि प्रथम बार इतिहास किसने लिखा, यानी लेखन कला में, तो वो हेरोडोटस है, ठीक है। यानी हेरोडोटस ने फर्स्ट यानी कि प्रथम बार लेखन लिखा, यानी कि लेख लिखा, यानी कि इतिहास लिखा, समझ में आ रहा है। और इतिहास लिखा यानी कुछ बुक होगा, तो देखिए वो अपना एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका, समझ में आ रहा है, जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। और ये यूनान का रहने वाला था, ठीक है ना। ये कहाँ का रहने वाला था, ये यूनान का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। और इसने बुक लिखा हिस्टोरिका, ठीक है ना, हिस्टोरिका बुक लिखा, आ रहा है समझ में। और इतिहास, इसीलिए इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी इसी कारण हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता, है कि नहीं जी। अब देखिए, इससे पहले आप रट लीजिएगा कि ठीक है ना, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। अरे भाई क्यों कहते हैं, ठीक है ना, यही हो गया कॉन्सेप्ट। और सिर्फ रट लिए कि इतिहास के पिता हेरोडोटस है, ये हो गया फैक्ट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन फैक्ट के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, समझ में आ रहा है। तो क्यों कहते हैं हेरोडोटस को इतिहास का पिता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कि उसने सर्वप्रथम इतिहास लिखा, ठीक है ना, जिस बुक में लिखा उसका नाम रखा हिस्टोरिका। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हिस्टोरिका में इसने लिखा क्या है, समझ में आ रहा है ना। क्या देखेंगे कि हिस्टोरिका में इसने लिखा क्या है। तो देखिए इसके अनुसार, यानी हेरोडोटस के अनुसार, तो हिस्टोरिका में क्या लिखा है कि देखिए, तो हिस्टोरिका में इसने लिखा कि ईरान के हकमनी साम्राज्य, यानी हेरोडोटस के अनुसार, ठीक है ना, ईरान के एक हकमनी साम्राज्य था, यानी ईरान में एक हकमनी साम्राज्य था, हकमनी साम्राज्य, ठीक है ना, हकमनी साम्राज्य। और यहाँ का जो शासक था
के द्वारा पहली बार भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत को जीतकर, ठीक है ना, इस साम्राज्य में मिलाया गया। यानी कि इसने बोला कि यहाँ का जो शासक था उसने पहली बार यानी फर्स्ट बार भारत का जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उसे जीता और जीत के किस में मिलाया, हकमनी साम्राज्य में मिलाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीत को किस में, जीत कर किस में मिलाया जी, हकमनी साम्राज्य में मिला लिया और इसे 20वां प्रांत बनाया, ठीक है ना। कितना प्रांत बनाया, 20वां प्रांत बनाया। 20वां कहने का मतलब है कि हकमनी का इससे पहले 19 प्रांत होगा और जब भारत का, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जीता, ठीक है ना, तो इसको कैसा बनाया, यानी कि कह सकते हैं जीतने के बाद इस क्षेत्र को, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को, यह 20वां, ठीक है ना, प्रांत बनाया। कि पहले तो साम्राज्य को प्रांत और सूबा में ही बांटा जाता था, प्रांत बनाया। समझ में आ रहा है? यानी भारत का हिस्सा अब चला गया हकमनी के साम्राज्य में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि हिस्टोरिका से सर, ठीक है ना, भारत के बारे में भी जानकारी मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि इससे भारत के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, भारत के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, अब बात रह गया कि देखिए हम इस तरह से आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम आपको लिखवा नहीं रहे, लिखवाएंगे तो और समझ आएगा, समझ रहे हैं? हम आपको इस तरह से बता दे रहे हैं, लेकिन देखिए हम बोल रहे हैं लाइन बाय लाइन, समझ में आ रहा है कि? तो आप चीजों को सुनकर अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तो हो गया, देखिए, लेकिन परंतु कुछ इतिहासकारों का यह मानना था कि भारतीयों को इतिहास लिखन की कला नहीं आती थी, ठीक है ना। कुछ इतिहासकार मानते थे कि जो भारतीय हैं, भारतीय, उन्हें, ठीक है ना, लेखन कला यानी इतिहास लेखन कला नहीं आती है, यानी भारतीय इतिहास नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भारतीय इतिहास नहीं लिख सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता जी, तो बताइए कि लेखन कला की जानकारी क्या अगर ज्ञान नहीं होता तो महान सम्राट अशोक, ठीक है ना, कौन, महान सम्राट अशोक, राजा खारवेल, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है ना, कहां से प्राप्त होता? समझ में आ रहा है? यानी कि कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है ना, सब नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप देखिएगा कि अशोक, सम्राट अशोक का, ठीक है ना, अभिलेख प्राप्त होता है, सम्राट अशोक का अभिलेख, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि खारवेल का, ठीक है ना, खारवेल का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और भी है जी, रुद्रदामन का, एक बार देख लीजिएगा कि खारवेल का जूनागढ़ ये कि क्या है, ठीक है ना, एक बार हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद है रुद्रदामन, ठीक है ना, रुद्रदामन का अभिलेख, ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख। उसके बाद और भी है समुद्रगुप्त का हो सकता है, कुमारगुप्त का हो सकता है, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है ना, ईटीसी, ठीक है। तो ये भी देखिए क्या है, इतिहासकार, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं था, ठीक है, भारत में भी था, आरसन में। अब बात आता है कि प्राचीन काल के साहित्यिक स्रोत, ठीक है ना, प्राचीन काल के साहित्यिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, प्राचीन काल के साहित्यिक स्रोत में आपका साहित्यिक में क्या आएगा, ठीक है ना, जैसे कि अभिलेख वगैरह आएंगे। तो जैसे कि सबसे प्राचीन में अगर देखिएगा कि मौर्य काल में, ठीक है ना, कि ठीक है ना, चाणक्य का क्या, अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र इसमें आता है, आ रहा है समझ में। और मुद्रा राक्षस भी, ये सब भी आता है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, इतिहास लेखन, अब बात करते हैं, इतिहास लेखन हो ही गया, तो अब हम लोग बात करते हैं कि
इतिहास के कालखंड पे, ठीक है ना, इतिहास के कालखंड पे, ठीक है, किस पे बात करेंगे, इतिहास के कालखंड पे। 2 क्वेश्चन हो गया, इतिहास क्या है, ठीक है ना, इतिहास लेखन। अब हम लोग करेंगे इतिहास का कालखंड, कि कालखंड कैसे निर्धारित होता है। देखिए रह गया भाई एंशियंट भारत का, ठीक है, प्राचीन भारत का। देखिए तो समय हो चुका है, ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि इतिहास का जो काल निर्धारित किया गया है, इतिहास का कालखंड है वो क्या है, ठीक है। और इसमें हम आपको आराम से ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, ठीक है ना, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड जो भी MCQ आएंगे, प्रश्न आएंगे, वो भी, ठीक है ना, हम आपके सामने रखेंगे और उसका जवाब, ठीक है ना, आप या तो क्लास में उसी समय मतलब अपने आप में सोच सकते हैं, या तो कमेंट भी करके आंसर को बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद सभी को।